ऑनलाइन में क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ सब लोग चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? पक्का? आज तो मौसम भी औसम है ना? आज मौसम भी औसम है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। आज टॉपिक भी वैसे औसम है, स्टार्ट भी बात ही मौसम की करेंगे, है ना? मौसम किस प्रकार से इफेक्ट करता है, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें और या फिर हम बात करते हैं कि आपका एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो सारी बातें, है ना? और कैसे एक वेदर इम्पोर्टेंट है, कैसे आपका जो है क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है। आज वैसे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि काफ़ी बच्चे राजस्थान से जो हैं वो जुड़े नहीं हैं, क्योंकि नेट की उनके पास प्रॉब्लम है। तो मैसेज काफ़ी बच्चों के आ गए थे कि सर माफ़ी चाहते हैं, आज नहीं आ सकते हैं 4 से 5 बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम कर लेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है? चलिए, तो बेटा आपका होता क्या है कि वेदर और क्लाइमेट एंड हाउ क्लाइमेटिक इफेक्ट इज़ ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन, ये हमें जो है देखना है। मैंने क्या बोला? वेदर और क्लाइमेट, और किस प्रकार से ये जो वेदर और क्लाइमेट है ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है? उसी को हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोग अंडरस्टैंड करते हो मेट्रोलॉजी से? व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोलॉजी? ठीक है, क्या होती है मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी क्या है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों बच्चों, क्या मेट्रोलॉजी के बारे में आपने कभी पढ़ा है? भाई, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। देखिए, इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, है ना? क्या रीज़न है कि क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में या फिर एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, या क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में हम एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो बेसिक चीज़ ये होती है कि मेट्रोलॉजी का मतलब है हमारा किसका स्टडी? क्लाइमेट एंड वेदर का। और एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब है कि आपका एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर का स्टडी विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट और वेदर, यही होता है। यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक क्लाइमेट है और एक वेदर है, कि क्लाइमेट का मतलब क्या है और वेदर का मतलब क्या है। आज बारिश हुई थी, ये क्या है? वेदर। क्या इसको मैं कभी क्लाइमेट बोल सकता हूँ? क्योंकि क्लाइमेट का मतलब होता है कि वहां पर आपकी रोज बारिश हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन आपका ये जो यहाँ पर हम आज के डे में कंसिडर कर रहे हैं या पर्टिकुलर टाइम में हम बोल रहे हैं कि यार आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत जो है ह्यूमिडिटी है, आज जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये सारी कंडीशन जो हम पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं वो क्या होता है? वेदर होता है। यानी कि जब आप लोग एनवायरमेंटल कंडीशन को एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हो, शॉर्ट रीजन के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हो, एट दैट टाइम दैट इज नोन एज वेदर। यानी कि वेदर जो है वो आपका शॉर्ट टाइम और स्मॉल एरिया को क्या करता है? डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि आपका लार्ज एरिया विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टाइम। मैंने क्या बोला? लार्ज एरिया विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टाइम, वो हमारा क्या होता है? क्लाइमेट होता है। दोनों के फैक्टर आपके सेम रहेंगे। मैंने क्या बोला? दोनों के फैक्टर आपके क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो इसके कंपोनेंट है, जो इसके कंपोनेंट है, जो किसी ना किसी प्रकार से इफेक्ट करते हैं। अब इसके कंपोनेंट दोनों के सेम कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा यहां पर फैक्टर का नाम क्या आएगा? बोलिए। सोलर
रेडिएशन। दूसरे फैक्टर का नाम है आपका टेम्परेचर। तीसरे फैक्टर का नाम है आपका ह्यूमिडिटी। फोर्थ फैक्टर का नाम है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिफ्थ का नाम है आपका विंड और सिक्स्थ का नाम है आपका प्रेसिपिटेशन। ये आपको समझ में आया इतना? मैंने क्या बोला कि हमारे फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट है वेदर और क्लाइमेट के, और ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये तो हमने देख लिया कि एक वेदर है और एक क्लाइमेट है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, वेदर को इंपॉर्टेंस देंगे या क्लाइमेट को इंपॉर्टेंस देंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका रेज हो सकता है, कैसे कि आपका क्लाइमेट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए या वेदर इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। कैसे? अगर आपको क्रॉपिंग सिस्टम डिसाइड करना है, आपको फार्मिंग सिस्टम डिसाइड करना है, मतलब आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, यस और नो, उस केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या, क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में आपको उस चीज को सोचना पड़ेगा जब आप फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हो। लेकिन अगर आप लोग यहां पर अडॉप्ट करना चाहते हो किस चीज को, आपका पर्टिकुलर टाइम में किस वैरायटी को ग्रो करवाया जाए, किस क्रॉप को ग्रो करवाया जाए, उस केस में हम लोग किसको चूज करते हैं, आपका यहां पर वेदर को। लेकिन क्रॉप जो है, अगर आप क्रॉप को चूज करते हो तो उसके लिए क्लाइमेट की ही रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपने हमेशा पढ़ा होगा कि सर एक होता है ट्रॉपिकल क्रॉप, एक होता है आपका सब ट्रॉपिकल क्रॉप, एक क्या है आपका सब ट्रॉपिकल, और एक क्या होता है आपका टेम्परेट। ये हमारे रीजन होते हैं। वैसे तो ये क्या होते हैं, आपके रीजन होते हैं। रीजन के नाम पर ही हम लोग इनको क्रॉप को डिवाइड कर देते हैं, यस और नो। एक रीजन और भी होता है जो हमारा क्या होता है, पोलर रीजन। क्या होता है, पोलर रीजन, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहां पर ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल क्या है और टेम्परेट क्या है, इन तीनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। पोल को हम अच्छे से जानते हैं कि वो रीजन होता है जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है, और वहां पर हमेशा जो है बर्फ छाई रहती है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो वहां पर केवल एक्सट्रीम वेजिटेशन ही आपको देखने को मिलती है, और वो भी आपकी एल्गा या फंगस की फॉर्म में। इसके अलावा कोई रेयर ही आपका वहां पर अवेलेबल होगा आपका किस चीज का, क्रॉप का। तो वहां पर हम बात करें तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। यहां पर आपको मेजरली क्रॉप जो होंगी वो देखने को मिलेंगी। कैसे? अब एग्जांपल के तौर पे हमने ट्रॉपिकल लिया, सब ट्रॉपिकल लिया, तो पहले रीजन को समझ लेते हैं, क्रॉप को बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर टेम्परेट रीजन की बात करते हैं। तो टेम्परेट का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जो कि कूल क्लाइमेट वहां पर प्रेजेंट है, कूल कंडीशन प्रेजेंट है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो काफी लो आपका चला जाता है, लेस देन 10 या 15 डिग्री सेल्सियस। उस केस में हम इस रीजन को कंसीडर करते हैं क्या, टेम्परेट रीजन। और ये टेम्परेट रीजन जो है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो नाम क्या क्या आता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। हम हरियाणा, अपने इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर ना तो हरियाणा, ना पंजाब, ना राजस्थान, एक स्टेट की बात नहीं करेंगे, और ना ही कंट्रीज की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, केवल और केवल आपके इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये आपके वो स्टेट हैं जो कि मेजरली किस में आते हैं, टेम्परेट जोन में आते हैं, है ना। अब इस प्रकार से कुछ पार्ट आपका जो है यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसका भी रहेगा, है ना। यहाँ पर बाकी जो मेजर पार्ट है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा, बोलोगे सर टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होता है, तो फिर यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम है क्या? राजस्थान में क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम राजस्थान की बात करें तो इंडिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहीं देखने को मिलेगा, है ना। चूरू डिस्ट्रिक्ट, आपको अगर नाम सुना होगा कभी आपने कि सबसे ज्यादा इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कहाँ होता है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप सोचकर देखिए कि अगर टेम्परेचर वहां पर इतना ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें उसको किस में डाल देना चाहिए, ट्रॉपिकल में डाल देना चाहिए। लेकिन क्या हमने डाला कभी उसको, कभी बोलते हैं उसको, नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये आपका किस में कंसीडर किया जाएगा। अभी कोई मेरे जैसा दिमाग लगाने वाला होगा, वो बोलेगा सर आपने एक कैटेगरी लिखी नहीं है, एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, है क्या? वो कैटेगरी इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो आप लोग?
नो, वो आप लोग ह्यूमिडिटी के बिहाफ पर डिवाइड करते हो कि वहां पर कितना मॉइस्चर अवेलेबिलिटी वहां पर प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पर क्या करते हो आप लोग, इसकी डिवाइडेशन करते हो। समझ में आया? तो यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट को समझने के लिए यहां पर इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कि ये होते क्या हैं। तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ऐसा रीजन जहां पर आपको क्लियरली विंटर और समर सीजन देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ इंडिया आपका यहाँ पर सारा आ जाएगा। कैसे? वहां पर अगर आप लोग चले जाते हो तो वहां पर आपको विंटर में ना तो ज़्यादा सर्दी लगती है, और आपको गर्मियों के अंदर डेफिनेटली आपका जो मौसम रहता है वो आपका रहता है, लेकिन ह्यूमिड मौसम रहता है लगातार। इतनी गर्मी लगती नहीं है, लेकिन वहां पर ह्यूमिडिटी लगातार रहेगी, जो आपको पसीना जो हो वो आता रहेगा। समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में वहां पर आप लोग ये कह सकते हो कि ये वो आपकी कंडीशन होती है जहां पर आपका विंटर और समर सीजन क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन आप लोग हरियाणा में आओगे, पंजाब में आओगे, राजस्थान में आओगे, यूपी में आओगे, बिहार में आओगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्दियों में बहुत ठंड देखने को मिलेगी और गर्मियों में बहुत गर्मी देखने को मिलेगी। अभी जैसे हाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल पार जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी सब ट्रॉपिकल क्रॉप कंसीडर की जाती है। जो इस रीजन में ग्रो करती है वो क्या है आपकी, सब ट्रॉपिकल। और जो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड में आपकी आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट क्रॉप। और जो आपकी साउथ इंडिया में ग्रो करवाई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप। लेकिन अब फिर वही बात है, कोई मेरे जैसा ज्ञान वाला आदमी फिर आ जाएगा, वो बोलेगा सर कैसे बात कर रहे हो यार, आप लोग बोल रहे हो कि वीट जो है वो आप टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन फिर आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तो यहाँ भी ग्रो करवाते हैं। तो जरा सोचिएगा कि वीट को ग्रो कब करवाया जाता है। वीट एक फील्ड क्रॉप है और उसको एक सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि उसको वहां पर 2-3 सीजन या 2-3 साल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी विल ग्रो द wheat crop, and that's why this is considered under the temperate crop, and most of the winter crop are the टेम्परेट क्रॉप। मोस्ट ऑफ द विंटर क्रॉप आर द टेम्परेट क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन है जहां पर आप टेम्परेट और आपकी ट्रॉपिकल दोनों क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू सीजन। क्योंकि हमने यही तो बोला कि यहां पर आपका क्लियरली डिफाइंड विंटर है और क्लियरली डिफाइंड क्या है आपका, समर सीजन है। तो समर की बात करेंगे तो समर क्रॉप लगा देंगे और विंटर की बात करेंगे तो विंटर क्रॉप लगा सकते हैं। इसलिए यहां पर टेम्परेट और आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों को ग्रो करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेट को हमने बोला क्या, वीट, और ट्रॉपिकल के अंदर बोलेंगे राइस। दोनों ही आपके मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप है और दोनों ही आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो कि हम दोनों कंडीशन को ही यहां पर क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, लेकिन जब सीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग, ना कि पूरे साल भर आप लोग ग्रो करवा रहे हो। अब यहां पर हमने क्या बोला था कि ये जो डिसाइड हो रहा है ये किसके बिहाफ पर डिसाइड कर रहे हो आप लोग, क्लाइमेट के बिहाफ पर डिसाइड कर रहे हो, ना कि वेदर के। क्योंकि वेदर तो हो सकता है आज किसी रीजन के अंदर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या उस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल तुम राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में आप लोग चले जाओगे तो वहां पर आपकी कंडीशंस कैसी हैं, आपकी टोटल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, यानी कि इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। तो अगर एक दिन वहां पर बारिश गिर गई कम से कम 500 mm, तो दूसरे दिन तो पता भी नहीं चलेगा कहां गया पानी, या लग जाएगा पता नहीं। तो अगर उस एक दिन की बारिश के बिहाफ पर आप लोग राइस ग्रो करवा सकते हो वहां पर, नो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही चीज होती है। दूसरी बात, जब आप क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो केवल क्लाइमेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट और भी चीजें होती हैं। जैसे हम यहां पर बात करते हैं आपके सोइल की, आप लोगों ने सब सोइल के बारे में पढ़ा हुआ आपने, अच्छा। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि हमारी जो बेस्ट एग्रीकल्चर सोइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोमी सोइल बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। चलिए आपने लोमी के बारे में पढ़ लिया कि लोमी सोइल जो होती है वो क्या होती है, आपकी बेस्ट होती है। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसा क्यों है कि ये बेस्ट लोमी सोइल क्यों है। देखो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती है कि इसको हमने बेस्ट क्यों बोला। ऐसे नहीं कि मतलब मुंह उठाया और बोल दिया कि सर ये आपकी बेस्ट होती है, नहीं। और ये कोई आपका इसके अंदर कई बार क्या बोलते हैं, मेरे जैसे जो पढ़ाने वाले होते हैं वो क्या बोलेंगे, इसके अंदर सैंडी, सिल्ट और क्ले तीनों एग्जैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कभी नहीं प्रेजेंट होता एग्जैक्ट फॉर्म में। कभी आप चेक करना, जब आप सोइल का आपका वो टेक्सचर क्लासेस में पढ़ते हो तो कभी ये बीच में नहीं अवेलेबल होता, कभी नहीं अवेलेबल होता। ये ज्यादातर जहां क्ले की साइड होता है उस साइड में प्रेजेंट होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो, किया है कभी ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व करके देखना। 12 जो आपकी सोइल टेक्सचर क्लासेस हैं उन टेक्सचर क्लासेस को ऑब्जर्व करना, ये बीच में नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तीनों चीजें एग्जैक्ट नहीं होती हैं। एग्जैक्ट इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि यहां पर आप लोग बोलोगे सर कि 30-30 की फॉर्म में बोल दोगे, 30 है ना, 33-33 की फॉर्म में बोल दोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसी को लोमी बोलोगे। यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो भी हमारा लोमी ही कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अब यहां पर आपका रीजन क्या है कि इसको हमने बेस्ट रीजन बोला? अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्ले की। क्ले एक ऐसी सोइल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होल्ड करती है। वाटर जो है वो भी वहां पर आपका बहुत ज्यादा होल्ड हो सकता है क्योंकि इसकी पोरस जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि सर इतनी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है यानी कि फर्टिलिटी ज्यादा है सोइल के अंदर, और दूसरी बात वाटर भी ज्यादा रहेगा इसमें, तो आप इसमें क्रॉप को ग्रो क्यों नहीं करवा रहे हो? फिर वहां पर क्या होगा कि कुछ क्रॉप आपकी समझ में आएंगी। कौन सी? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे यहां पर क्रॉप के नाम पर आपका मेज। मेज को अगर आप ग्रो करवा दोगे तो वो क्ले सोइल में ग्रो नहीं कर पाएगी। रीजन क्या होगा? बोलोगे सर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपका सोइल जो है उसके अंदर कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और मेज की रूट उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से वहां पर क्या रहता है? आपका प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। और इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर आपका मेज को ग्रो नहीं करवा सकते। अब एक एग्जांपल लिया है मैंने, बाकी और भी एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि आपकी क्ले सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसके अंदर वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, परकोलेट नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो कि सर परकोलेशन होना वाटर का, एक इन्फिल्ट्रेशन होना, ये नॉर्मल बात आप पढ़ते हो कि सर एंट्री ऑफ वाटर। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? वैसे तो हम सोइल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा कि सर ये हमारी जो है सोइल है, ये क्या है? आपकी सोइल है। इस सोइल में क्या हुआ कि वाटर आपका एंटर हुआ, तो यही तो हम बोलते हैं एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल, और वो क्या होता है हमारा? इनफिल्ट्रेशन। लेकिन ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये सोइल के अंदर एंट्री का मतलब ये नहीं कह रहा कोई जैसे सलमान खान आता है कि एंट्री है ना, वो वाली बात नहीं है, फिल्मों वाली बात नहीं है। यहां पर कंसीडर क्या किया जा रहा है कि एक लेयर से दूसरी लेयर में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, यहां पर पानी नहीं था, तब आपका पानी क्या किया? एंटर किया। वाटर जो है उसके अंदर मूव ऑन किया। जब आपका वाटर उस कंडीशन में मूव ऑन करता है सोइल में, जब वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं था, उस कंडीशन में उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इनफिल्ट्रेशन। और जैसे ही ये पानी आपका पूरा फिल हो जाएगा इन पोर में, उसके बाद में जो आपका वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं परकोलेशन। और उस टाइम आपका वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। और यहां पर याद रखना, एक डीप परकोलेशन वर्ड भी आप लोगों ने कभी सुना होगा। सुना है? क्या होता है डीप परकोलेशन? कोई बता सकता है? अब बोलोगे सर बहुत डीप में चला जाता है। कितना डीप में? सर ये तो पहली बार सुना। सुना बहुत बार होगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आता इसका। बोलो भाई। मास्टर ब्लास्टर, नेट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसे आपके एग्जाम में आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बार ASRB जो नेट यानी कि ICR जो नेट का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कहीं भी आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम नेट की प्रिपरेशन थोड़ा ना कर रहे हैं? कई होंगे मेरे जैसे दिमाग लगाने वाले। देखो बेटा, डीप परकोलेशन का मतलब है कि आपका कोई भी रूट जो प्लांट की होती है ना, वो एक लिमिट तक मूव ऑन करती है। समझ में आ गया? और उसकी लिमिट से जब कोई नीचे वाटर चला जाता है उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? डीप परकोलेशन। इतना हार्ड था क्या? नहीं, सिंपल थिंग थी। लेकिन क्या है कि हमारा दिमाग उस लेवल तक नहीं जाता है। हमने केवल जो सोचा हो गया है ना, हम सोचते हैं कि इसकी डेफिनेशन पता नहीं कौन सी महाभारत में लिखी होगी जो हमने पढ़ी नहीं है अभी तक। लेकिन सिंपल सी चीज है क्या कि आपका जब वाटर आपकी रूट की जोन जो है जिसके अंदर एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी पहुंच से जैसे ही नीचे जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डीप परकोलेशन। ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या क्या आपका डिनोट करता है? डीप परकोलेशन जो है किस चीज को डिनोट करता है? तो डीप परकोलेशन डिनोट करता है किस चीज को? कि आपका वाटर जो है वो मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है या मैक्सिमम जो रीच है आपकी रूट की उससे आउट ऑफ रेंज में चला जाए। उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको डीप परकोलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहां पर कि आपका जो लोमी सोइल है वो बेस्ट क्यों है। तो मैंने क्या बोला कि क्ले कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट करेगा। उसी प्रकार से सैंडी भी हमारा क्या करता है?
सैंडी के अंदर आपका ना तो न्यूट्रिएंट होल्ड हो पाता, ना वाटर होल्ड हो पाता, तो सारा नीचे चला जाएगा। तो क्या उस कंडीशन में ये क्रॉप ग्रो कर पाएगी? नो। लेकिन यहां पर लोमी जो टेक्सचर है ये सोयल को आपका वाटर अवेलेबल भी करवाएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल भी करवाएगा, उसको रूट के लिए आपका प्रॉपर स्पेस भी अवेलेबल करवाएगा, और उसी की वजह से हम इसको क्या मानते हैं? बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर सोयल मानते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, यहीं पर एक वर्ड और आ जाता है आपका क्रम्बी, कि सर सोयल के अंदर आपका बेस्ट एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो उस केस में आप लोग बोलते हो कि सर हमारा यहां पर स्ट्रक्चर में जब भी हम बोलते हैं तो स्फेरॉइडल आपका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है आपका? देखो, स्फेरॉइडल एक बड़ी क्लास है, और स्फेरॉइडल के अंदर आपके दो आपके आ जाते हैं, एक क्रम्बी और एक जो है आपका क्या, ग्रेनुलर। तो यहां पर आप लोग लगातार पढ़ते आए हो आज तक ग्रेन्युलर को, लेकिन क्रम्बी बहुत कम पूछा गया है। लेकिन जब पूछा गया है उस टाइम हम जैसे लोगों की हालात पतली हो गई थी। क्यों? क्योंकि रीजन क्या था? हमने पढ़ा था क्या, ग्रेन्युलर, आ गया क्या, क्रम्बी भी साथ में। तो हम सोचे हैं क्रम्बी का मतलब है पत्थर से बने हुए होंगे, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तुरंत डिनोट। लेकिन क्रम्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है बताओ जरा? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वहां पर मैंने लगाया, अब तुम लगा दो। क्या, किसकी वजह से? पोरस, ओके, ठीक है, ठीक है, बस, ओके, कोई और? देखो, यहां पर अंडरस्टैंड करने की बात है कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम क्रम्बी स्ट्रक्चर की बात करते हैं और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्रेनुलर का मतलब है कि सिंगल सिंगल आपका ग्रेन जो होगा वो ग्रेन्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जब आपको पता है कि कोई भी चीज एग्जैक्टली जब प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा मैनरिज्म आ जाता है। समझ में आया? और मैनरिज्म जब भी कोई चीज होती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा होती हैं। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि रूट पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी, कुछ और नहीं हो पाएगा, वहां पर वाटर के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में काफी कॉम्पैक्शंस देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्रम्बी स्ट्रक्चर है वो एक फ्री फ्लो देता है, चाहे वो पोरस कैपेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी के बीच में हो, क्योंकि रूट कभी क्या एग्जैक्टली इसी प्रकार से मूव ऑन करेगी क्या? नहीं, वो आपका वहां पर मैनरिज्म होने के कारण प्रॉपरली आपका ना तो वाटर स्टोर हो पाता है, या आपका हमेशा लेस वाटर अवेलेबिलिटी रहेगा किसके रिस्पेक्ट में? आपका क्रम्बी के रिस्पेक्ट में। और दूसरा आपका लेस वाटर लॉस होगा ग्रेनुलर के रिस्पेक्ट में, इसलिए। और दूसरा न्यूट्रिएंट का लॉस भी आपका ग्रेनुलर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? लेस लॉस होगा। और इसी वजह से हम लोग क्या है, ग्रेनुलर की रिस्पेक्ट में क्रम्बी स्ट्रक्चर को ज्यादा बेटर जो है कंसीडर करते हैं, किसमें? आपका बेस्ट स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट में। कर लोगे याद? कोई डाउट है? तो दिमाग इतना मत लगाओ कि जिससे तुम्हारा है ना नसें फट जाए, उतना ही लगाओ जितनी नीड है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। चलिए, बात चली थी कहां से? क्लाइमेट से। चले गए कहां? सोइल पे। लेकिन समझ में तो आया, माइंड डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ? शुक्र है। बस यही चीज चाहिए। जब भी आप लोग कुछ पढ़ रहे हो ना, उसके साथ रिलेट करना सीखो, और यही हमारा क्या होता है? चेन। यही क्या होता है? चेन। जब चेन बन जाएगा ना कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पूरी सोयल पढ़ सकते हैं क्लाइमेट के साथ पढ़ते पढ़ते, और पूरा एग्रोनॉमी पढ़ सकते हैं क्या? सोयल पढ़ते पढ़ते। लेकिन रिलेट करना आना चाहिए। कब करोगे? अब यहां पर दो तीन चीजें और भी रिलेट कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाएगा, फिर हम सोइल में भी पढ़ेंगे ना, फिर तुम बोलोगे सर ये तो दोबारा करवा रहे हो आप, है ना, जब सोइल पढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बोला? आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। एक सेकेंड।
कहाँ था, रीजन। तो इसी रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपका क्लाइमेट को सिस्टम को देखेंगे और इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप को ग्रो करवाएंगे और यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम क्रॉप को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा राइस और व्हीट, एग्जाम्पल में हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल आपका आ जाएगा। एप्पल कहाँ ग्रो कर सकते हो, क्या आप केरला में एप्पल ग्रो होता है कभी, नहीं। क्या आपका एप्पल जो है कभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ग्रो करते हुए देखा है, नहीं। कहाँ ग्रो होता है ये आपका, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। लेकिन अभी क्या होगा, फिर मेरे जैसा कोई आएगा बोलेगा सर राजस्थान में एप्पल ग्रो हो रहा है, हरियाणा में सोनीपत में भी एप्पल ग्रो हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। तो उस केस में वो आपका क्यों हुआ, उसी चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किसके अंदर, क्लाइमेट में। ठीक है, क्लाइमेट के जब फैक्टर को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्यों हुआ कि हम आज एबल हैं कहाँ पर ग्रो करवाने के लिए, आपका राजस्थान में या फिर हरियाणा में या फिर पंजाब में एप्पल को ग्रो करवाने के लिए पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्यों हुआ वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन अभी तक कितना कि केवल हमारा ये समझ में आया इतना। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि सर आपका ये तो डिवीजन हमने कर दिया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट का, लेकिन एक चीज और समझाइए कि आपका जो क्लाइमेट है उसके रिस्पेक्ट में तो हमने क्रॉप को चूज कर लिया, लेकिन वेदर के रिस्पेक्ट में क्या आपने बताया कि वेराइटी को कैसे चूज कर सकते हैं। देखो वेराइटीज को कैसे चूज कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बताते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि दिस इज ए वेराइटी विच इज ड्रॉट टॉलरेंट, सुना है आपने कभी। दिस इज ए वेराइटी विच इज ए स्ट्रेस टॉलरेंट, दिस इज ए वेराइटी विच इज ए, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। क्या होता है, वेदर कंडीशन का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर अगर टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, एकदम से आपका अपग्रेड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा अभी पीछे 2-3 दिन जो है काफी भयंकर गर्मी थी, है ना, और उतनी गर्मी के अंदर आपके नॉर्मल जो क्रॉप होती थी वो क्रॉप सरवाइव नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना स्टार्ट किया, उनका या तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया या फिर हमने क्या किया, एक वाइल्ड वेराइटी के साथ उसका क्रॉस करवा दिया और नई वेराइटीज हमने निकाल ली। और आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि जब हमारे जो वाइल्ड वेराइटीज होती हैं उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, वेदर रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही हमने उसको क्रॉस करवाया एक रिसेंट कल्टीवेटेड वैरायटी के साथ, तो जो F1 हमारा निकल के आया वो आपका अगेन क्या था, एक इंपॉर्टेंट था। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर हमें क्या पता चलेगा कि हम उसके अंदर जो आपका जीन लेकर आ रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो वो आपका काम नहीं, वो किसका काम आ जाएगा, ब्रीडिंग का काम आ जाएगा, क्योंकि ब्रीडर यही काम करता है कि इसका सीड प्रोडक्शन करने का काम। गॉट द पॉइंट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हमारा इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं निकल कर आएगा, केवल यही निकल कर आएगा कि हम वहां पर एक एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो क्रॉप होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ऑनलाइन वाली महान आत्माओं जरा बताने का कष्ट करो। सुनाई नहीं दिया क्या, क्या आपको समझ में आया। बोलो बेटा। गौरव, लियोन, श्रीकांत, विवेक, सिप्रा, सिप्रा का नाम आते ही सिप्रा गोयल याद आती है मेरे को, हैं श्रीजा, सचिन ताया, एप्सिता, प्रिक्सित, गौरव गजूला, पूनम, रोहित वर्मा। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि दोनों ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। ठीक है, समझ में आ गया तो वैसे नहीं पूछोगे कि सर चलो समझ में ही आ गया, नहीं आया तो वैसे नहीं पूछोगे कि यार अब क्या पूछें, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया, मेरे को तो नहीं आया, है ना, मेरा ही दिमाग कमज़ोर लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना। फिर बोल रहा हूँ आपकी इज्जत नहीं है, सरेआम बोल रहा हूँ, आपकी इज्जत के झंडे कहीं नहीं गड़े हैं, क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए तो मैंने ये समझा दिया आपको, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने क्या बोला था, वेदर और क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में हमने क्या क्या कर सकते हैं, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप को चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फर्दर आने वाले टाइम के लिए हमें क्या ऑपरेशंस करने हैं उनको हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप वेदर के रिस्पेक्ट में इरिगेशन जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, सोइंग टाइम को आप लोग चेंज कर सकते हो,
क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको पता लग जाता है कि कल बारिश आने वाली है, तो क्या आप आज क्रॉप की सोइंग करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप क्रॉप की सोइंग करोगे तो आपका सीड डोरमेंट हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मुझे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो पता है क्या बोलते हैं, पंजाबी में उसको कुरंड बोलते हैं, ठीक है, हमारे भी उसको करंडी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं, मीन्स आपके साउथ इंडिया में आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इन, है ना, एक्चुअली में कोई साउथ इंडिया वाला हाथ खड़ा करो जिसको, जो एग्रीकल्चर करते हैं, साउथ इंडियन स्टूडेंट जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, उनके फादर है फार्मर हैं। गौरव, आपके फादर क्या करते हैं? गौरव गजुला, व्हाट इज द प्रोफेशन योर फादर? टीचर, ओके। हैव यू लैंड? Okay, which crops you are growing? Rice, okay. Sometime have you seen that sometimes we are but rice के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आता है, ये प्रॉब्लम आता है नॉर्मली जैसे वीट है या कॉटन है, इन क्रॉप्स के अंदर आता है। अदर देन राइस, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया? टोमेटो, ओके। टोमेटो इज आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, okay, because those crops which are grown in the nursery, they demand the requirement, they demand the irrigation after the sowing, but some crops like you can say that peanut and most of the problem you can say that crops are grown in a arid area, semi arid area, these crops doesn't demand the irrigation after the sowing, and if the irrigation occur, or you can say that if the rainfall will occur, then they will show some dormancy for some time and they will not able to germinate at that time, okay. So उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पर तो लोकल लैंग्वेज में उसको कुरंड बोलते हैं, आई डोंट नो कि व्हाट इज नोन इन योर एरिया। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी दैट डोरमेंट कंडीशन विल बी अकर व्हेन द रेन विल पोर ऑन आफ्टर द सोइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, ओके। सो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, हम लोग सीड की जर्मिनेशन नहीं करेंगे, किस केस में आपका, जब वहां पर क्रॉप को ग्रो करवाया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा वहां पर, अगर आपको पता लग जाता है कि कल आपका बारिश आने वाला है, तो क्या आप आज इरिगेशन दोगे क्रॉप में? नो, इरिगेशन भी आपका शेड्यूलिंग जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, वेदर और आपके क्लाइमेट की दोनों की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, कि हमारा जो वेदर और क्लाइमेट, इनके फैक्टर के अंदर हमने पहला फैक्टर पढ़ा था सोलर रेडिएशन। क्या पढ़ा था आपका? सोलर रेडिएशन। देखो सबसे पहले ये बताओ कि सोलर रेडिएशन आपको किस काम में हेल्प करती है, या सोलर रेडिएशन का काम क्या क्या है, या सोलर रेडिएशन होती क्या है? फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड, सब लोगों ने बोला ना, प्रकाश संश्लेषण बोल लो, या बोल सकते हो कि जिसमें फूड बनाता है आपका प्लांट। अब देखो इसमें कहानी में घुसूं नहीं, क्योंकि आप 5वीं या 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, यस और नो? 5th और 6th से पढ़ते आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, है ना, ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है ना। चलिए शुक्र है आपको पता है, मुझे भी पता था, शुक्र है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके प्लांट के फूड बनाने की प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है कि आपका सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ चलो CO2 भी ले लेता है प्लांट आपका, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर आपका रूट से अपटेक करेगा, और आपका जो यहाँ पर क्या क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन सभी से मिला के आपका वो क्या कर लेगा, फूड बना लेगा। यहाँ पर सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर आप 3 क्लासेस में एक्चुअल में डिवाइड करते हो, इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सोलर रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। सोलर रेडिएशन इज लाइट दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सन, and this sunlight is used in the production of food in the autotrophic। जितने भी आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अब ऑटोट्रॉपिक में प्लांट भी आएगा, एल्गी भी आएगा, ठीक है। तो प्लांट और एल्गा क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये पता है आप सब लोगों को। तो यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा
प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करेगा तो उसको पर्टिकुलर जो लाइट रिक्वायरमेंट मिल रही है उसका एक सिंगल लाइट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फोटोन। तो ये पर्टिकुलर आपकी रेंज होती है जिस रेंज को प्लांट आपका क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो ये रेंज आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि किस फोटोसिंथेटिक रेंज के अंदर आपका प्लांट क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है। तो याद रखना ये रेंज हमारी कितनी होती है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर, या फिर इसको आप लोग 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। केवल यूनिट का डिफरेंस है, बाकी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां पर कई बार इसको हम लोग बोलते भी हैं कि 400 से 500 और 500 से 600 और 600 से 700, ये आपके एक्सट्रीम एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे किस में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो याद रखना इसमें फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एक्चुअल में हम लोग बोल देते हैं कि 400 टू 700, लेकिन इसमें आपका फोटोसिंथेसिस बहुत लेस होता है क्योंकि इसमें आपकी लाइट कौन कौन सी होती है? येलो एंड ग्रीन। और आपको पता है ग्रीन लाइट को प्लांट क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां पर आपका जो है ब्लू लाइट, ठीक है, 480 के समथिंग रहेगा और 620 के समथिंग जो है रेड लाइट आपकी रहती है, पता है आपको। तो ये आपका जो है ब्लू और रेड लाइट यहां पर क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। और यही लाइट आपकी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्वेश्चन रेज होता है कि सर प्लांट आपका किस लाइट में सबसे ज्यादा फूड प्रिपेयर करता है? देखो आप सब लोग जानते हो कि प्लांट के लिए जो लाइट आती है वो आपकी क्या होती है? विबग्योर। क्यों? इसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 कलर होते हैं। और ये सातों के सातों कलर कभी भी फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, क्योंकि आपका ग्रीन क्या होगा? आपका रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, वापस चला जाएगा। अब देखो आप सब लोगों को पता है कि जो लाइट आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्या करता हूं, अभी एक बॉल जो है वो दीवार के ऊपर फेंक कर मारता हूं, ये बॉल क्या हो जाएगा? वापिस मेरी साइड आ जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी आपको पता है कि जो मैंने बॉल फेंकी थी वो मेरी साइड क्या आ गई? वापिस आ गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। वो आपने सुना होगा ना कि एक वो थ्योरी, कौन सी? कि ईच एंड एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसकी थ्योरी है ये? किसकी? न्यूटन की। न्यूटन की थ्योरी है? अबे आइंस्टीन की थ्योरी है। अच्छा न्यूटन की है, चलो मान लेते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने क्या बोला कि ईच एंड एवरी रिएक्शन हैव अपोजिट, सॉरी ईच एंड एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसे ही आप बॉल को मारोगे वापिस आपकी आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा? कुछ बॉल हो सकती है, दीवार बहुत कमजोर थी तो क्या होगा? बॉल आपकी अंदर से निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अच्छा अगर वॉल बहुत कमजोर है तो क्या होगा? बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर वॉल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? बॉल टूटकर जाएगी, लेकिन फिर कहां से चली जाएगी? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यस और नो? सेम वैसा ही यहां पर भी होगा। क्या होगा? कि जो आपकी लाइट आएगी वो कोई भी सरफेस में से या तो निकल जाएगी, या आपका यहां पर इस प्रकार से मूव ऑन कर जाएगी, या इस प्रकार से मूव ऑन कर जाएगी, या डायरेक्टली चली जाएगी। तो ये आपका लाइट का रहता है, कुछ आपकी इधर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। तो ये आपका क्या है? रिफ्लेक्शन। और याद रखना यहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है इसके बिहाफ पर एक टर्म आप लोग पढ़ते हो, एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? कितनी लाइट आपकी एब्जॉर्ब की गई प्लांट के द्वारा, या कितनी लाइट आपकी किसी भी सरफेस के द्वारा क्या की गई? एब्जॉर्ब की। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो। कितना परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया गया वो हमारा क्या है? एल्बिडो। अगर एल्बिडो ज्यादा होगा इसका मतलब लाइट क्या हुआ? ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ। अगर एल्बिडो कम होगा तो इसका मतलब लाइट आपका कम एब्जॉर्ब हुआ। एग्जांपल के तौर पे आपकी सन रेज आई थी 100 रेज, और 100 में से क्या हुआ? आपकी इस सरफेस ने 85 रेज को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब मतलब इसमें अपने अंदर से निकलने दिया। तो यहां पर इसका मतलब 15 रेज वापस चली गई थी, यही तो हुआ। तो ये एल्बिडो यहां पर है 15, और यहां पर भी 100 लाइट आई, लेकिन इसने क्या किया? केवल 15 को क्रॉस करने दिया, बाकी 85 क्या कर दिया? वापिस भेज दिया। तो एल्बिडो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या बोला था? कितना परसेंटेज एब्जॉर्प्शन हुआ, जितना एब्जॉर्प्शन होगा वही हमारा क्या होगा? एल्बिडो ज्यादा होगा। तो ये हमारा एल्बिडो क्या है? कम है। कितना है? 15 है। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा एल्बिडो डिसाइड करता है कि फोटोसिंथेसिस कितना होगा।
क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। तो आपका प्लांट का जो हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लांट के अंदर प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं, यील्ड डिसाइड करते हैं, उसका वेजिटेटिव मैटर या बायोलॉजिकल प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड हम उसके अंदर एल्बिडो के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपने ज्यादातर सुना होगा क्रॉप के अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जब भी हम लोग बोलते हैं क्या कि आपका क्रॉप के अंदर क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि किस क्रॉप के अंदर आपका एल्बिडो ज्यादा है। इसी के बिहाफ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ज्यादा है या कम है। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन इकोनॉमिकल प्लस में उसका जो रेजिड्यू है। समझ में आ रहा है? बायोलॉजिकल में दोनों आएगा, इकोलॉजिकल प्लस रेजिड्यू दोनों कंसीडर करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है, एग्जांपल के तौर पर हम आपकी बात करते हैं, आप क्या हो, आपके फादर बायोलॉजिकल फादर, और एक होते हैं आपके यहाँ पर जो है अगर कोई किसी को अडॉप्ट कर लेता है तो आपके फोर फादर, सॉरी आपके क्या बोलते हैं उसको, स्टेप फादर। ठीक है, एक होता है बायोलॉजिकल फादर और एक आपका स्टेप फादर। ये उन लोगों के लिए जिनका कई बार अडॉप्ट किया जाता है, जिन लोगों को, समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल पे यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आपका बायोलॉजिकल फादर का मतलब है जिसने आपको जन्म दिया था, जिसने आपका जन्म, अब उसने ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि आपको आधा बना दिया आधा छोड़ दिया था, ऐसा तो नहीं हुआ। डेफिनेटली उन्होंने क्या किया था, आपको पूरा जन्म दिया था, तो आप पूरा क्या हो, बायोलॉजिकल। लेकिन अब आप फॉर एग्जांपल वहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका भगवान ना करे कि आपकी लातें काम करना बंद कर दें, तो डेफिनेटली आपका फंक्शनल पार्ट कितना हुआ, हैंड, आईज, नोज, ये, लेकिन लेग आपकी क्या है, फंक्शनल नहीं है। उसी प्रकार से आप इकोनॉमिकल प्रोडक्शन बोलते हो। इकोनॉमिकल का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, यूजफुल है। तो यहां पर आपका ग्रेन जो होता है आपके फील्ड क्रॉप में, वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन होता है, और बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। लेकिन दोनों को कंबाइन में हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि एल्बिडो कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, एल्बिडो डिसाइड करेगा कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा। जितना ज्यादा एल्बिडो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, और उतना ही वहां पर आपका प्रोडक्शन ज्यादा। समझ में आया? बताओ जरा। ठीक है, तो पहली चीज डिसाइड हुई क्रॉप की किसके बिहाफ पर, सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर, क्लाइमेट के डिसाइड पर। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला था, लाइट की बात कर रहे थे कि किसमें आपका लाइट में ज्यादा जो है क्या बनेगा, फूड बनेगा। तो यहां पर हमने क्या बोला कि अब एक आपका पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम है क्या, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल एक वो पिगमेंट है जो कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्या अकेला क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा कोई और नहीं है क्या? हैं। उन पिगमेंट के नाम क्या हैं आपके, एंथोसायनिन, सुना है आपने कभी इसका नाम? दूसरा आपका ज़ैंथोफिल्स, तीसरा आपका कैरोटेनॉइड्स। इन तीनों के बारे में तो सुना ही होगा मैक्सिमम। ये भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहां पर चुनु मुनु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाँ, अब आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो उसमें किसी को मिनिस्ट्री मिलती है, किसी को मिनिस्ट्री नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है, उस स्टेट में 100 MLA है, यस और नो? 100 MLA में से में 10 आपके क्या हैं, मिनिस्टर हैं। क्या हैं? मिनिस्टर है। किसी को फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री मिली है, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिली है, किसी को आपका केमिकल मिनिस्ट्री मिली है, किसी को क्लॉथ मिनिस्ट्री मिली है ना, किसी को आपका खेल मंत्रालय यानी कि आपका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली है। समझ में आ गया? तो यहां पर आपके ये 10 क्या है, मिनिस्टर हैं। लेकिन अब काम तो ये बाकी 90 MLA भी तो करते ही होंगे, यस और नो? अब ये 90 MLA कुछ करते हैं, डेफिनेटली इनके बिहाफ पर क्या इसका प्रोडक्शन इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? भाई होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली इफेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 90 MLA सोचते हैं कि भाई हमें क्या मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पैसा आएगा हम दिल खोल के खाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो फॉर एग्जाम्पल इसके पास 90 MLA के पास 100 रुपए हमने भेज दिए। कितने रुपए भेजे? 100 रुपए भेज दिए। इनमें से क्या करेगा, कोई 25 लगाएगा, 75 खाएगा।
ठीक है, कोई 25 लगाएगा 75 खा जाएगा, कोई ऐसा भी होगा जो 75 क्या करेगा, लगा देगा, 25 क्या कर देगा, खा लेगा, होने वाला है ऐसा। लेकिन ये 70 लगाएगा किसके खाते में जाएगा, सीएम, यस और नो। यानी कि अगर ये अच्छे काम करेंगे तो सीएम के पास जाता, बुरा काम करेंगे तो भी किसका काम है, यहां पर सीएम का काम है। यानी कि जो काम करने वाले हैं वो काम खाते किसके जाने वाले हैं, सीएम के। वही बात यहां पे है, यहां सीएम कौन है, क्लोरोफिल, कौन है, क्लोरोफिल। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मेजरली जो आपका क्लोरोफिल होता है वो रेड लाइट को खुद एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे कई मिनिस्टर क्या करते हैं, होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखते हैं, यस और नो। और होम मिनिस्ट्री मतलब पूरा का पूरा स्टेट का कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है, सीएम के हाथ में होता है, समझ में आया। तो यहां पर ये होम मिनिस्ट्री खुद कंट्रोल करके बैठा है और बाकी मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं। तो इनमें से जो यह आपके क्या करते हैं, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। अब ब्लू लाइट यहां भी एब्जॉर्ब हो रही है, यहां भी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन रेड लाइट केवल कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल। तो इसलिए बोला जाता है कि आपकी ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ब्लू लाइट को खाया बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ करप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसका ब्लू लाइट को ये प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करवाते हैं इसके पास, ताकि जिससे क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू लाइट का, लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, रेड लाइट करता है। कौन करता है, रेड लाइट करता है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई। लेकिन अगर तुम्हारे ऑप्शन में दिया हो व्हाइट, तो आंसर क्या आएगा, व्हाइट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लू भी प्रेजेंट है, रेड भी प्रेजेंट है। तो कहानी वैसे ही खत्म हो गई, यस और नो। क्योंकि जो बनाने वाले हैं वही तो इसके व्हाइट में अंदर आ रहे हैं, व्हाइट से तो लिए थे, इसीलिए। अब क्वेश्चन एक रेज होता है कि सर हमने तो सुना था पिंक लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर व्हाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग जब वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, इंडोर फार्मिंग करते हैं, तो पिंक लाइट क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द व्हाइट लाइट। भाई पॉइंट बनता है ये तो। अब जरा तुम आंसर दो, तुम मेरी बात में हाँ में हाँ तो मिला गए थे, इसका रीजन दो, बोलो भाई। पिंक लाइट कॉम्बिनेशन तो व्हाइट लाइट भी तो कॉम्बिनेशन है ना, व्हाइट 7 का कॉम्बिनेशन है, पिंक 2 का ही कॉम्बिनेशन है, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड। अब बता, पिंक लाइट में 2 लाइट होती हैं, एक ब्लू होती है, एक रेड होती है, ये ले, और दोनों ही बेहतरीन है ये। अब बता, चलिए देखो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूं, है ना। तुम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें अभी क्या किया, 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। और एक कोई पर्सन और है जिसको मैंने क्या किया, 50 लाख दिए। कितने दिए, 50 लाख। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें 70 लाख रुपए 500 के नोट के थे जो पुराना हो चुका है। $70 लाख रुपए कौन से हैं, 500 के नोट हैं जो कि क्या हो चुके हैं, डिमोनेटाइज हो चुके हैं। ये समझ में आया। तो जरा बताइएगा कि किसके पास वैल्यू ज्यादा है, किसके पास वैल्यू ज्यादा है, 50 लाख वाले के पास। इसीलिए याद रखना कि यहां पर जो 50 लाख रुपीज है, 50 लाख रुपए जो हैं वो आपके पिंक लाइट कंसीडर की जाती है। कैसे बताता हूं। व्हाइट लाइट में जो येलो है, जो ग्रीन है, उनका कॉम्बिनेशन भी होगा। और आपको वो कचरे का करना क्या है, जब बेस्ट इफेक्टिव कौन सी है, रेड और ब्लू, तो क्या आपको बाकियों की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए कि प्लांट को चूज करने में दिक्कत होगी, डेफिनेटली हम ही क्या कर दें, पहले से ही प्रोवाइड करवा दें। ये कुछ सोचने की बात नहीं है, ये जस्ट वैसे बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव लाइट को जब हम देंगे तो उसका फंक्शन भी क्या निकल कर आएगा,
मोस्ट इफेक्टिव निकल कर आएगा। और इसीलिए उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग पिंक लाइट को कंसिडर करते हैं वर्टिकल फार्मिंग में, इंडोर फार्मिंग में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि हमारा जो सोलर रेडिएशन है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। अभी तक तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, अभी इसकी कहानी और समझते हैं। कैसे कि भाई सोलर रेडिएशन जो है उसके अंदर एक चीज और भी पढ़नी पड़ेगी कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन भी तो होता है। तो याद रखना 380 nm के अंदर आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है। कितने में? 380 nm पर आपका क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर आराम से कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था, 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं भाई? पहला आपका है फोटो ट्रोपिज्म, दूसरा आपका है फोटो पीरियोडिज्म, तीसरा आपका है फोटो सेंसिटिव। देखो भाई, फोटोट्रोपिज्म क्या है, पीरियोडिज्म क्या है और सेंसिटिव क्या है। ट्रोपिज्म का मतलब है फोटो, अब देखो ये वर्ड पहला क्या है, सेम है, मतलब लाइट। ठीक है, ये वर्ड जरा देखते हैं क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, पीरियड मतलब क्या होता है, एक बाउंडेड टाइम। सेंसिटिविटी क्या होती है कि कोई रिस्पॉन्सिव कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला मूवमेंट। देखो मूवमेंट का मतलब क्या है, वो मूवमेंट शो करेगा किसके रिस्पेक्ट में, लाइट के रिस्पेक्ट में। आपका प्लांट क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा मूवमेंट करता है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका, लाइट, और लाइट की डायरेक्शन में ही हमेशा आपका प्लांट क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। यही हमारा क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म। लेकिन प्लांट का एक पार्ट ऐसा भी होता है जो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं आपका, जियो का मतलब क्या है, अर्थ, ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, मूवमेंट। डेफिनेटली आपका कौन सा पार्ट शो करता है, ये रूट, और ये कौन सा पार्ट शो करता है आपका, स्टेम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि आपका फोटोट्रोपिज्म कौन सा पार्ट शो करेगा और जियोट्रोपिज्म कौन सा पार्ट शो करेगा। ठीक है, और फोटोट्रोपिज्म जो शो होता है उसमें हार्मोन कौन सा वर्क करता है, ऑक्सिन। कौन सा वर्क करता है, ऑक्सिन, क्योंकि प्लांट के अंदर ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो उसकी एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, और हमेशा ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है क्योंकि इसको फोटोफोबिया होता है, इसको लाइट से डर लगता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वो प्लांट है, जैसे यहां पर आपका क्या है, प्लांट है ना, तो इसको क्या बोलेगा, चल आगे, समझ में आ गया। तो ये आगे आगे लाइट की डायरेक्शन में उसको मूव ऑन करता जाएगा और खुद जो है उसके पीछे रह के काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, टाइम के बारे में, और वो भी कौन सा टाइम, बाउंडेड टाइम। देखो आपकी क्लास होती थी हमेशा, आपने कभी ये बोला था कि मेरा आज टाइम है, हमेशा आप लोग क्या बोलते थे, आज मेरा पीरियड है ना, किसका, फिजिक्स का पीरियड है, फिजिक्स का लेक्चर है ना। तो उस पीरियड में क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइम होता था। यस और नो? क्या कभी ऐसा हुआ था कि वो पीरियड जो था 1 साल तक चल रहा था? नहीं, है ना। पीरियड जो था एक टाइम लिमिट थी कि 45 मिनट है, 1 आवर है। अभी जैसे आपका पीरियड है ना, आपका लेक्चर है, ये कितने घंटे का है, हम लोग 2 घंटे का कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो हम लगाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगाते हैं, लेकिन हम कंसीडर कितना करते हैं, 2 आवर्स का, है ना। तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड टाइम है, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ में आ गया? तो वही बात यहां पर होती है कि इस बाउंडेड टाइम के अंदर ये किसके साथ बाउंडेड है, ये फ्लावरिंग के साथ बाउंडेड है। जब आपके प्लांट में क्या आता है, फ्लावरिंग आएगा, तभी हमारा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, तो पीरियड से याद रखना कि पीरियड जो होता है वो बाउंडेड टाइम की बात करता है हमेशा, और इसके साथ बाउंडेशन जो है किसका है, आपका
फ्लावरिंग का, यानी कि जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आएगा उस टाइम कितने लाइट की रिक्वायरमेंट है, उसी के बिहाफ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं फोटो पीरियोडिज्म में। और फोटो पीरियोडिज्म में आप लोग प्लांट को 3 क्लास में डिसाइड करते हो। पहला आपका होता है शॉर्ट डे, दूसरा आपका होता है लॉन्ग डे, और तीसरा यहां पर आपका होता है डे न्यूट्रल प्लांट। क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होता है जिसके अंदर हमारा जो है लाइट जो होती है वो कम आवर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कितनी कम ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो यहां पर आपके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर। तो हम इसको 3 क्लासेस में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इनमें से जिसको 2 हिस्से लाइट रिक्वायरमेंट है मतलब ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, और अगर एक हिस्सा आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है मतलब कम लाइट की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया नहीं आ गया? तो यहां पर हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि एग्जैक्टली 8 घंटे ही लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ये टाइम पीरियड क्या होगा आपका? चेंज होगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 8 to 10 आवर, 8 to 10 आवर। और ये हमारा क्या बोला जाता है? 14 to 16 आवर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और ये हम लोग किसकी साइड हैं? डार्क की साइड है। और ये हम किसकी साइड हैं? लाइट की साइड है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इधर से इधर मूव ऑन करता है, इधर से इधर मूव ऑन करता है। ठीक है, और ये हम यहां पर क्या है आपका 14 to 16 आवर, और ये हमारा क्या है 8 to 10 आवर। तो देखो ये लाइट इधर है और इधर क्या है? डार्क पीरियड है। तो इधर से मूव ऑन कर रही है, कौन कर रहा है? डार्क पीरियड कर रहा है। तो इसने कितने घंटे मूव ऑन किया आपका? 14 से 16 घंटे। मतलब ये ज्यादा क्या हुआ यहां पर? डार्क पीरियड हुआ। इसका मतलब दिन की क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा, इधर लाइट ज्यादा है या डार्क पीरियड ज्यादा है? लाइट। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग डे प्लांट। जरा समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से बताइए जरा। आ गया? यस और नो? हाँ बेटा, पक्का? जरा बता क्या हुआ, क्या बोला हमने शॉर्ट डे के रिस्पेक्ट में? हाँ बेटा, उन लोगों के लिए कोई रिपीटेशन नहीं है जिसकी वीडियो ऑन नहीं है। ये मैंने पहले ही दिन ही कंसीडर किया था। अगर आप वीडियो ऑन करके रखोगे तभी मैं कंसीडर करूंगा कि आप मुझे वॉच कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा इफ यू ऑन दे योर वीडियो। ये आपको मैं पहले दिन ही बोल चुका हूं, बोला था। क्योंकि बेटा आपका वीडियो मुझे ये दिखाता है कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये ऑफलाइन वाले पूछे मुझसे, आंसर करूंगा। ऑनलाइन वाले भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी वीडियो ऑन है। क्योंकि बेटा आप मुझे नहीं पता ना कि कहां जा रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल तुम टॉपिक छोड़कर मम्मी आया मैं चाय लेने, है ना, तो तुम चाय लेने चले गए, इतने में तो टॉपिक हो गया ना। समझ में आ गया? तो मुझे वो पता होना चाहिए कि आप यहां पर हो। तो this is much important. If you want to ask your question during the class, then you have to on your video. Last time I'm just answering this question. After that I will not answer any question if you have not on your video. ठीक है? अंग्रेजी जैसी भी हो, सिंपल बात बोली कि अगर आपकी वीडियो ऑन होगी तो आंसर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए क्या बोला आपका यहां पर, अगर ज्यादा टाइम उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है तो मतलब उसको लंबे टाइम तक लाइट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन किस टाइम? ये हमने ऑलरेडी बोल दिया है। कब? फ्लावरिंग के टाइम पर। क्या आ रही है ये हमारी? फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के टाइम पर अगर लाइट रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, और अगर डार्क पीरियड रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है। और हमारा यहां पर जब भी हम लॉन्ग डे शॉर्ट डे बोलते हैं तो इसमें ज्यादातर हम आंसर करते हैं खरीफ क्रॉप को, और इसमें हम लोग आंसर करते हैं आपका रबी क्रॉप को। बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि सर रबी जो होता है वो विंटर सीजन में होता है और दिन सर्दियों में छोटे होते हैं, तो आप पागल तो नहीं हो गए कि इस चीज को लॉन्ग डे बोल रहे हो? तो समझ में आना चाहिए कि हमारे सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट डे है। इसका मतलब इसके बाद दिन क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? बड़े, है ना? तभी तो यहां पर जाकर दिन क्या हो पाएगा आपका? लॉन्गेस्ट। और इसके बाद दिन होने क्या हो जाएंगे? छोटे।
तो याद रखना, जब आपका खरीफ का फ्लावरिंग टाइम आएगा तो दिन क्या हो जाएंगे, स्मॉल, और इसीलिए ये हमारे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। और जब आपका इनका फ्लावरिंग टाइम आएगा दिन क्या हो जाएंगे, लार्ज, और इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लॉन्ग डे प्लांट। तो रबी प्लांट को ज्यादातर हम लोग कंसीडर करते हैं लॉन्ग डे। और ज्यादातर क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डे न्यूट्रल के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारा मेज प्लांट क्या होता है, डे न्यूट्रल। एग्जांपल के तौर पे आपका टोमेटो, कॉटन, ये क्या है आपके डे न्यूट्रल प्लांट है। सनफ्लावर, सैफफ्लावर क्या है आपके डे न्यूट्रल प्लांट है या नहीं है? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको कंसीडर किया करो। अब एक क्वेश्चन यहां से और रेज हो जाता है आपका, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, कि मीडियम डे प्लांट कौन सा होता है। तो मीडियम डे प्लांट में बहुत रेयर है एग्जाम में क्वेश्चन पूछना, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आंसर आपका एक ही है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एक है आपका, शुगर केन। इसको बोला जाता है कि 12 to 14 आवर जो है क्या रिक्वायरमेंट होती है, लाइट। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 14 to 16 आवर लाइट, लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा, 12 to 14 आवर। तो 12 क्या है, एक प्रकार से मीडियम रेंज ही तो होती है दिन की, 12 घंटे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आपका शुगर केन एक क्या है, मीडियम रेंज प्लांट है, मीडियम डे प्लांट है, ठीक है। तो जरा बताओ ये चीज में यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपका, बोलिए जरा, बोलो बेटा, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग हर चीज को ना, हाँ बोलिए बेटा, क्या बोले? बेटा फ्लावरिंग स्टेज का मतलब है आपका बूटिंग से लेके, फ्लावरिंग इनिशिएशन से लेके जब आपका ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है उस तक पूरा का पूरा, ठीक है। है ना। अब देखो आप लोग क्या कंसीडर करते हो बहुत बार कि सर क्लास में आज तो आपने ऐसे बोला, है ना, आप बोलते हो वीडियो ऑन करें, आप बोलते हो सर हम ये करें, आप बोलते हो वो करें। देखो बेटा ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, इनको हम कुछ चीज़ों को मैनरिज्म कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, अगर हम क्लास में आते हैं, हम सब लोग क्या करके आते हैं, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर करके आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या उसमें कभी कोई आपको कहता है कि आज ड्रेस ये पहन कर आइए? अगर आप नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के आ जाओगे तो क्या कोई क्लास में कत्ल कर देगा आपका? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, आप कॉलेज में चले जाओगे तो वहां पर आपका प्रोफेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग। क्या कभी लोअर टी शर्ट में कॉलेज में गए थे क्लास में? नहीं, आप पैंट शर्ट प्रॉपरली या फिर आपकी सलवार सूट जो भी आपके होते हैं, आप प्रॉपर क्या जाते हो, ड्रेसिंग में जाते हो, यस और नो? क्या पार्टीज में जो कपड़े पहन के जाते हो क्या कभी आप वहां पर क्लासरूम में पहन के आ जाते हो? नहीं। अच्छा, क्या हम लोग जो स्विमिंग करने आते हैं तो उस टाइम जो कपड़े हमारे होते हैं क्या हमारे यहाँ पर होते हैं? नहीं होते हैं। और जो हम सोने जाते हैं क्या कपड़े वो क्लासरूम में होते हैं? कभी नहीं होते हैं। तो हर चीज का हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर मैनरिज्म में क्लासिफाई करते हैं कि ये हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग कहीं किसी के सामने बोलते हैं, अपने पापा हैं, अब उनके पापा के सामने क्या बोलते हो आप लोग? नॉर्मली एक प्रॉपर वे के साथ बिहेव करते होंगे, है ना। जब भी वो लोग पूछते हैं एक अच्छे बिहेव के साथ बताओगे। आपका फ्रेंड वही बात पूछ ले तो क्या बोलोगे? अबे साले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, आपका वहां पर एक फैक्ट है। वहीं पर आपका हस्बैंड पूछेगा या आपका वाइफ पूछेगा, आपका दादा पूछेगा, आपका भाई पूछेगा, बहन पूछेगी, तो हर चीज के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। यस और नो? होने वाला है। हम खुद, ये कोई हमने यहाँ पर ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमें पता है कि ये करना क्या है। वही बात है, तुम लोग जो वीडियो ऑन कर लोगे तो ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, ये रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि तुम क्लास में अवेकन हो, तुम क्लास में जाग रहे हो, ये मुझे भी पता चलेगा। वरना तो बेटा देखो फिर वीडियो देख लो, उससे बेटर है वो तो, क्योंकि वीडियो में तो रिपीट कर सकते हो ना, आप 10 बार देख लेना चाहे वीडियो को तो मजा आ जाएगा फिर तो। क्या हम वीडियो नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, अभी तक आई नहीं है आपके अकाउंट में, आ जाएंगी, क्योंकि विद इन 7 डेज आपका हर एक वीडियो को हम उसके अंदर अपलोड करेंगे, ये हमने पहले ही बोला था। तो आपको वो भी है, तो उसको आप चाहे 50 बार देख लोगे, क्या कोई मना करेगा आपको? नहीं। लेकिन उस वीडियो में ये भी चीज होगी जो हम अभी बोल रहे हैं, क्या इसकी नीड है वहां पर 10 बार सुनने की? बोर हो जाओगे, यहीं पे क्लास को बंद कर दोगे। ये लाइव क्लास है इसलिए आप सुन पाते हो इन बातों को कि सर हाँ यार ये बात बढ़िया, सही है, सही बोली।
क्योंकि इस टाइम हमारा अटेंशन क्लास में होता है। फॉर योर अटेंशन योर वीडियो मस्ट यू हैव टू ऑन, ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। और हर बात का गलत मतलब ही नहीं होता, हर बात का सही मतलब भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जरा अपने नजरिए को तब सही बोला करो जब आप अपने नजरिए को बिल्कुल तोल चुके हो। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा मिला ना कोई। जब अपन आया खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई, वो मतलब कहावत आपने सुनी होगी, किसका, कबीरदास जी का तो है, दुआ है ना, है ना। क्या बोलते हैं कि बुरा कोई नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो वही हालात है, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मुझे पता है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खतरनाक हूं अपनी क्लास में, है ना। आप लोग जितने बढ़िया हो उतने बढ़िया रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस दिन रूल ब्रेक डाउन करोगे मेरे, उस दिन मैं आपको कंसिडर नहीं करूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लेना, कहीं बोल देना मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं आपकी मिन्नतें तरले कभी नहीं करूंगा, ये मैं फैक्ट जानता हूं। लेकिन सच्चाई है, उसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि ये बात ये है, अब आप देखिए आपको सोचना क्या है, आपने करना क्या है। ठीक है बेटा, चलिए वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। हमने क्या बोला कि हमारा शॉर्ट डे क्या है, लॉन्ग डे क्या है और डे न्यूट्रल क्या है। जरा बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। मीडियम डे का एक एग्जांपल है, दैट इज शुगर केन। इसके लिए मीडियम डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। बोलो बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड, ऑनलाइन वालों एक सेकंड रुकना। हाँ, खरीफ सीजन, that is I have already discussed that when the flowering time will come, so according to that we are dividing that short day, long day or day neutral. Means for example you have as take the birth and thereafter you was young, means oh sorry, adolescence age, and thereafter you are young now, and thereafter you will be mature, and thereafter you will be old age. Got the point? So you require a stick when you will be old. That is a particular stage when you require a stick. Got the point? For example यहां पर भी हमारा क्या है, light requirement during the flowering, that is considered as photoperiodism. Got the point? Because period is a specific time, and that specific time is flowering. So when the flowering will come in the kharif season, that is approximately near about August late. Yes or no? And during that, day length will be reduced. Day length start to reduce, and that's why these plant will be considered as a short day plant. And when the flowering will occur in the rabi plant, at that time day length will be start to increase. That's why these plants are considered as long day plant. Are you getting my point? Yes or no? ऑनलाइन वालों बोर हो रहे हो हैं? सब लोग जरा बताओ। रोहित वर्मा, बोर तो नहीं हो रहा? पक्की बात है? फिर ठीक है। हाँ भाई, कोई और बोलिए। कोई ओके, रुकिए। अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द सीजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जरा इनके बारे में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं, जस्ट मुझे 2 मिनट और चाहिए। इतना बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्या क्या बोला? अभी किसी ने कुछ बोला? हो गया? हाँ बोलिए प्राग। हम्म, ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन।
प्लांट का एपिकल पोर्शन जो है उसमें मूव ऑन करने में ऑक्सीजन ही हेल्प करेगा, चाहे वो रूट है चाहे वो शूट है। दोनों ही केस में हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन। डोंट वरी, हार्मोन जब आएगा हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हार्मोन एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली आपका ये समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, आराम से। चलिए भाई, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला था कि लाइट के रिस्पेक्ट में हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं, फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म समझ में आया। लास्ट पॉइंट बचा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या वो पानी की नीड एक दिन होती है या लगातार ड्यूरिंग द लाइफ होती है? ड्यूरिंग द लाइफ होती है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कोई वर्क करोगे, थक जाओगे, वो एक नॉर्मल चीज़ है कि उस टाइम एकदम से एक्सट्रीम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो खाना बहुत खाते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ बहुत खाते हैं, और उनको ये नहीं कि एक दिन खाना अच्छा ज़्यादा चाहिए, हो सकता है वो किसी दिन बहुत ज़्यादा खाना खा जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो है उनको खाना क्या चाहिए? हमेशा ज़्यादा चाहिए। कुछ लोग क्या होंगे, मेरे जैसे होंगे, जिनको 2 रोटी 3 रोटी अगर मिल जाए तो वो क्या होगा? मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? तो मतलब उनका क्या है, वो एक हैबिट है, वो उनका क्या है? हैबिट है, या उनका जो है उसमें ही जो है क्या करते हैं वो लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे प्लांट की बात करते हैं। अगर उस प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है आपके पूरे दिन में अच्छे से, तो क्या उसकी हैबिट को जल्दी से चेंज कर सकते हो तुम लोग? नहीं। तो उसको पूरी लाइफ में कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि सेंसिटिविटी जो रहती है ना, किसी भी प्लांट का जो रिस्पॉन्स रहता है ना लाइट के प्रति, वो एक दिन में डिसाइड नहीं हो सकता, वो क्या होता है? पूरे ड्यूरिंग द सीजन में डिसाइड होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट को डिवाइड करते हैं। खरीफ, रबी और जायद सीजन में। पढ़ा है आपने अच्छे से। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं श्रीकांत। क्या कि सर आपका जो मूंग है वो कैसी क्रॉप है? मूंग एक आपका एक ऐसा क्रॉप है, एक ऐसा प्लांट, जितने भी ये जो यहां पर ग्रो हो रहे हैं ना, ये ज्यादातर डे न्यूट्रल प्लांट मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाइट का कोई ज्यादा इफेक्ट है नहीं होता है, ये फ्लावरिंग टाइम पर ज्यादा लाइट को रिस्पॉन्स है नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, ज्यादातर आपका जब भी कैच क्रॉप फॉर्म में आप लोग यूज करते हो तो हमेशा इन्हीं प्लांट को यूज किया जाता है। जब भी आप लोग कैच क्रॉप, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तो इनका लाइफ साइकिल स्मॉल होता है। क्या होता है? इनका लाइफ साइकिल स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मंथ के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि इनको लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है कितनी कम है। समझ में आ गया? तो यहां पर आपका जैसे ये जो प्लांट होते हैं ज्यादातर इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन से नहीं होती है, ये अपने अपने जो सीजन है या अपना जो लाइफ का पूरा रिक्वायरमेंट है उसको जो है तो अकॉर्डिंग टू सीजन क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं उसमें। समझ में आ गया? इसीलिए ये प्लांट जो है यहां पर आपके कंसीडर किए जा रहे हैं, बाकी रबी वाले रबी में है और खरीफ वाले खरीफ में है। लेकिन यहां पर आपने सुना होगा बोलोगे सर खरीफ कैसा प्लांट है, रबी सॉरी मेज कैसा प्लांट है? खरीफ प्लांट है। लेकिन आपने उसको यहां पर बोला है कि सर रबी मेज, इसका मतलब ये क्या ग्रो हो रही है? रबी सीजन में ग्रो कर रही है। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जो हमारा मेज है वो एक रबी प्लांट होता है। मेज हमारा क्या होता है? रबी प्लांट होता है। क्या होता है? नहीं होता। इसका हमने क्या किया? हमने उस वैरायटी को फोटो इनसेंसिटिव बना दिया। वैरायटी क्या होनी चाहिए थी? सेंसिटिव, लेकिन उसके वर्ड में एक और शब्द डाल दिया जिसको हमने क्या बोला?
फोटो इनसेंसिटिव। इसका मतलब है आजकल जो वेराइटीज आती हैं, चाहे राइस की आती हैं, वीट की आती हैं, मेज की आती हैं, उसके साथ में एक वर्ड आपने लिखा हुआ सुना होगा, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज। और फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी का मतलब है कि आप जो है सोइंग टाइम पीरियड को और हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। उसके ऊपर पूरा लाइफ का जो लाइट का रिक्वायरमेंट का इफेक्ट है वो ज्यादा नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ने वाला। और उसी वेराइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी। जरा बताओ समझ में आया या नहीं आया? सब लोग बोलो जरा, गॉट द पॉइंट? तो आज के बाद भूलोगे नहीं कभी? पक्के से बताओ अच्छे से। तो ये हमारा क्या था आज का